32 जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट होना था देश भर में, अलग-अलग इलाकों। 6 दिसंबर जो है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में एक दिलचस्प तारीख इसलिए है, एक सनसनीखेज तारीख इसलिए है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को कैसे बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है वो जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उससे कैसे जुड़ता है। नमस्ते, विनय सुल्तान नाम है मेरा और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। हमने पिछले वीडियो में आपको एक बड़ी अपडेट दी थी इस पूरे के पूरे दिल्ली ब्लास्ट को लेके। हम लोग फिलहाल लाल किले पे मौजूद हैं और जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि 32 जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट होना था। जो जांच एजेंसियों को जो अभी तक की जांच में पता लगा है वो ये कि 32 जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट होना था देश भर में, अलग-अलग इलाकों में। और उस जिस तारीख को होना था वो तारीख बहुत मानीखेज है, वो तारीख बहुत जो है दिलचस्प है, वो है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर जो है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में एक दिलचस्प तारीख इसलिए है, एक सनसनीखेज तारीख इसलिए है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विध्वंस हुआ था। और पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि कैसे बाबरी मस्जिद या बाबरी विध्वंस मस्जिद का जो विध्वंस है वो जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उससे कैसे जुड़ता है और कैसे इतिहास में जो मौलाना मसूद अजहर का के सदारत की ये जो तंजीम है जैश-ए-मोहम्मद, वो बदले की कार्रवाइयों के तहत जो है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा सिविलियंस के ऊपर जो है आतंकी हमले करती रही है। और ये हमने वादा किया था कि हम एक अलग से वीडियो आपके लिए इसके ऊपर लाएँगे और पूरे तफ़सील से जो है आपको ये सारा का सारा मामला समझाएँगे। मेरे कई रिपोर्टर साथी पीछे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तमाम तरीके की रिपोर्ट आप भी देख रहे हैं। मेरा थोड़ा-सा रिपोर्टिंग करने का तरीका अलग है, मैं थोड़ा स्लो और जो है इन डेप्थ जो है आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जो कोई वीडियो देख रहे हैं उसके साथ-साथ आप एजुकेट हों, आपकी समझ बढ़े और आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, लार्जर होराइज़न में उस पूरे हमले को देखें, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि किस तरीके से ये आतंकी जो संगठन है वो काम करते हैं और किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं 24 घंटे इनके खिलाफ जो है एक चूहे-बिल्ली का खेल जो है लगातार जारी रहता है। तो इसलिए अगर आपको तफ़सीलात पसंद हैं, आपको इन डेप्थ रिसर्च पसंद है, आपको विश्लेषण पसंद है, तो मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। खैर वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ, एक बैकग्राउंड देता हूँ। दरअसल आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ पुलवामा के हमले की तरफ। पुलवामा में जो 14 फरवरी 2019 को जो हमला हुआ था उसकी तरफ अगर आप जाएँगे तो वो हमला भी एक रिटेलिएशन, एक बदले की कार्रवाई, एक रिवेंज एक्ट की तरह तरीके से उसको देखा गया जाता है, मतलब जब हम उसका विश्लेषण करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस्मान इब्राहिम नाम का एक जो आतंकवादी है, वो मारा जाता है 2018 के अक्टूबर में त्राल में। और उस्मान इब्राहिम वो आदमी है जो पहली बार कश्मीर में अमेरिका की बनी हुई M4 राइफ़ल्स लाता है, M4 असॉल्ट राइफ़ल जो अब बहुत कॉमन हो गई हैं, ख़ास तौर पे जो जैश से जुड़े हुए जो आतंकी हैं, उनके पास में M4 असॉल्ट राइफ़ल जो कि अमेरिका में बनी थी और बड़े पैमाने में अमेरिकन जो सैनिक हैं, वो यूज़ करते थे अफ़गानिस्तान में। वो M4 राइफ़ल्स जो हैं, वो पहली M4 राइफ़ल जो है उस्मान इब्राहिम लेके आता है और उसकी बहुत साफ़ वजह है कि उस्मान इब्राहिम ऐसे परिवार से आता है जिसको आप कह सकते हैं कि ब्लू आइड बॉयज़ है, मतलब जो इस पूरे के पूरे आतंकी संगठन के जो नेटवर्क में एक ऐसे परिवार से आता है जो कि बड़ा मानीखेज परिवार है और वो परिवार है मसूद अज़हर का परिवार। उस्मान इब्राहिम जो है मसूद अज़हर का भतीजा है और मसूद अज़हर ने 2017-18 के बीच में कश्मीर में अपने 2 परिवार के लोगों को खोया था। उस्मान इब्राहिम से पहले 2017 में ताला राशिद नाम के एक आतंकवादी की मौत हुई थी जो कि मसूद अज़हर का भतीजा था, तो 2 भतीजे मारे गए। उसके बाद में फ़ारूक उमर नाम के एक और शख्स को जो है मसूद अज़हर ने इन्फिल्ट्रेट करवा के भारत में भेजा और ये उमर फ़ारूक जो है वो उस्मान इब्राहिम का सगा बड़ा भाई था। तो उस्मान इब्राहिम उसका छोटा भाई था। तो पुलवामा का जो हमला जो प्लान हुआ है और उसको जो ग्राउंड पे एग्ज़ीक्यूट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो मसूद अज़हर के एक और भतीजे उमर फ़ारूक के ऊपर थी। तो आप ये समझिए कि ताल्हा राशिद और उस्मान इब्राहिम के मौत का बदला लेने के लिए एक तरीके से जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा का हमला किया था, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के 40 जवान जो हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये एक बैकग्राउंड है जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैश-ए-मोहम्मद जो है, बदले की कार्रवाइयाँ करता रहा है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में जो मस्जिद सुबहानअल्लाह है, बहावलपुर में जिसको जैश-ए-मोहम्मद का मरकज़ बोला जाता है, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी एयर फोर्सेस ने हमला किया था और उसमें खुद
ये मसूद अज़हर ने स्वीकारा कि उसके परिवार के 9 लोग मरे। हमारे बाद में जो है उसके परिवार के जो कब्रें थी उनकी भी तस्वीरें आई जिसमें मसूद अज़हर की खुद की सगी बहन, उसके उसके परिवार के लोग भी इस पूरे हमले में मारे गए थे। तो ये इसका एक बैकग्राउंडर है और ये कहा जा रहा है कि जो मसूद अज़हर के परिवार में जो 9 लोगों की मौत हुई, उसका बदला लेने के लिए जो है ये पूरा का पूरा 6 दिसंबर का बाबरी विध्वंस जिस दिन हुआ था 6 दिसंबर 1992, तो 6 दिसंबर के दिन जो है ये पूरा का पूरा आतंकी हमला वो प्लान किया जा रहा था। अब एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए थे, तो उसमें कई जगहों पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि कुछ ड्रोन जो जो हम लोग हमारी एयर डिफेंस से मार गिराए थे, उनके ऊपर भी मसूद अज़हर के जो परिवार के लोग जो मारे गए थे, उनके नाम लिखे हुए थे। तो ये प्रैक्टिस जो ये इस तरीके की जो एक बदले की भावना जो जैश-ए-मोहम्मद में देखी जाती है, इसका लंबा इतिहास जो है रहा है। अब बाबरी मस्जिद की तरफ से चलते हैं कि बाबरी मस्जिद में से मसूद अज़हर किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसके लिए थोड़ा-सा मैं आपको 1994 के साल में लेके चलता हूँ। जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आईएसआई जो है वो कश्मीर में 4 संगठनों का हमेशा से एक अप्रोच रखती रही है कि 4 संगठन, जिसमें से एक ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का संगठन रहे। जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क क्या होता है हमने उस वीडियो में समझाया था, जिसका लिंक जो है हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप उसको भी ज़रूर देखिए, वो भी आपकी समझदारी थोड़ा बढ़ाएगी कि किस तरीके से आतंकवादी तंजीमें काम करती हैं। और 3 जो हैं सामान्य तौर पे आतंकवादी संगठन जो हैं वो वैली में काम करते रहे। ये 4 संगठन की अप्रोच जो है आईएसआई लगातार लेती रही है कश्मीर में। तो 1994 में भी इस तरीके की 4 तंजीमें जो हैं, जेकेएलएफ जब आईएसआई की से और जेकेएलएफ जब मुठभेड़ शुरू हुए, उस समय फिर जेकेएलएफ जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, तो उसके इतर जो है 4 संगठन आईएसआई ने खड़े किए कश्मीर में, जिसमें से पहला संगठन था हिजबुल मुजाहिदीन, जो हमने आपको बताया कि स्थानीय जो वहाँ के आतंकी हैं उनका संगठन है। दूसरा संगठन था लश्कर-ए तैयबा, जो कि एक अहले हदीस आइडियोलॉजी मानने वाला एक आतंकी संगठन था। और तीसरा संगठन जो है वो उसका नाम था उस समय हरकतुल मुजाहिदीन, और हरकतुल मुजाहिदीन ही आगे इवेंचुअली जो है जैश-ए-मोहम्मद में तब्दील होता है। उसकी भी एक कहानी जिसको हम किसी और दिन आपको बताएँगे। लेकिन अभी हम लोग जो इस 1994 की कहानी पे फ़ोकस करते हैं, तो हुआ क्या कि 1994 में हरकतुल मुजाहिदीन के कई टॉप कमांडर जो हैं मारे जाते हैं। और हरकतुल मुजाहिदीन के जो लोकल कैडर हैं वो आरोप लगाते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि वहाँ का कश्मीर का लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन था, उसके कैडर जो हैं वो हरकतुल मुजाहिदीन के जो टॉप लीडरशिप है उसकी मुखबिरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिजबुल मुजाहिदीन और हरकतुल मुजाहिदीन में एक वॉर छिड़ जाती है। दोनों की बंदूक की नलियाँ एक दूसरे की तरफ मुड़ जाती हैं और स्थिति जो है आईएसआई की हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। वैसी स्थिति में आईएसआई जो है एक मौलाना को भारत भेजता है, और भेजता है पुर्तगाली पासपोर्ट पे, और बांग्लादेश के थ्रू जो है भारत में उसको घुसपैठ करवाई जाती है और फिर वो जो है कश्मीर पहुंचता है। तो बांग्लादेश से कलकत्ता होते हुए जब वो कश्मीर जा रहा होता है, तो वो रास्ते में अयोध्या रुकता है, और उस समय जो बाबरी मस्जिद के भग्नावशेष होते हैं उनको देखता है। और इस मौलाना का नाम था मसूद अज़हर। और बाद में मसूद अज़हर ने अपने संस्मरणों में ये कहा कि जब उसने बाबरी मस्जिद के भग्नावशेष देखे, जो खंडहर पड़े हुए थे वो देखे, तो उसको देख के वो रोने लग गया। ऐसा वो, और अच्छा एक मसूद अज़हर के बारे में एक बात ये है कि मसूद अज़हर कोई कमाल का फाइटर रहा हो इतिहास में, ऐसा नहीं है। वो आतंकवादी ट्रेनिंग करने के लिए जब अफ़गानिस्तान में जिहाद चल रहा था, तब रशिया के खिलाफ में, तो आतंकवादी ट्रेनिंग करने के लिए वो अफ़गानिस्तान के कई टेरर कैंप में गया, लेकिन वो आतंकवादी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया। तो कमाल का फाइटर नहीं है, लेकिन उसकी एक ख़ास बात ये है कि वो कमाल का ओरेटर है। वो भाषण बहुत तगड़े देता है, और भाषण देने के साथ-साथ जो मैंने एक बार पहले भी इस्तेमाल किया था वीडियो में कि उर्दू का शब्द है ज़हनसाज़ी, तो वो ज़हनसाज़ी बहुत अच्छी करता है, ब्रेन वॉश बहुत अच्छा करता है। तो जब उसको ये देखा गया कि मसूद अज़हर जो है वो लड़ाई में किसी काम का नहीं है, तो उसको एक मैगज़ीन दी गई, सदाए मुजाहिदीन करके एक मैगज़ीन जो है छापना शुरू किया उस समय वहाँ की आतंकी तंजीमों ने, देवबंदी तंजीमों ने। तो उसको मसूद अज़हर को ये कहा गया कि आप इस मैगज़ीन को एडिट करिए, मसूद अज़हर का इतिहास रहा है। तो मसूद अज़हर को फ़ोकस करवाया गया बुनियादी तौर पे रिक्रूटमेंट्स के लिए, क्योंकि वो ऐसे भाषण देता है जो जो कई कैसे ओरेटर होते हैं ना, जो भाषण दे के आप में गर्मजोशी भर देते हैं।
तो वो इस किस्म का भाषण जो है मसूद अज़हर देने के लिए विख्यात रहा है। और ये भी जब 2018 में जब उसका ये भतीजा मारा गया था, जिसका नाम उस्मान इब्राहिम था, उसके बाद भी उसने एक 2 मिनट का ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें उसने तमाम धमकियाँ दी थी भारतीय सरकार को कि वो उखाड़ फेंकेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, जो रेटोरिक्स जिस तरीके से होते हैं। तो उस तरीके के रेटोरिक्स जो हैं वो करता रहा। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी उसने कई ऑडियो क्लिप्स में इस तरीके की धमकियाँ भारत सरकार को लगातार दी हैं। तो ये स्थिति कमोबेश जो है जैश-ए-मोहम्मद की रही है। और अब जो है ये पूरी की पूरी कार्रवाई मसूद अज़हर जो अभी तक धमकियाँ देता आ रहा था, तो उसके उसी सिलसिले को जोड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो जैश-ए-मोहम्मद का जो ये मॉड्यूल है, कहा जा रहा है कि 2 मॉड्यूल सक्रिय थे, अलग-अलग मॉड्यूल सक्रिय थे और 32 जगहों पे खुदकुश हमले होने थे, धमाके होने थे। और मैं जैसा आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था, जिसका हम लोग लिंक जो है कमेंट में लगा देंगे, वो उसमें मैंने आपको बताया कि जैश-ए-मोहम्मद बदनाम रहा है इस किस्म के जो है फ़िदाइन हमलों के लिए, खुदकुश हमलावरों के लिए। और पुलवामा का भी आप अगर हमला देखेंगे तो वो भी इस तरीके का फ़िदाइन अटैक ही था। और दिल्ली का बम ब्लास्ट भी इसी तरीके का फ़िदाइन अटैक था। और जिस तरीके की प्लानिंग थी, एक बड़ा आतंकवादी हमला जो है, उसकी प्लानिंग देश में चल रही थी। तो ये अभी तक की हमारी अपडेट और एनालिसिस थी। और हम आपको इस तरीके से इन डेप्थ थोड़ी-सी जो है बातें समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप किसी घटना को सतही तौर पे ना देखें, सिर्फ़ एक खबर के तौर पर ना देखें, साथ-साथ अपनी अपनी भी समझ विकसित करें इस पूरे मुद्दे पे। और ये समझ पाएँ कि ये सारा का सारा खेल जो है वो किस तरीके से चलता है। और ये हमारी कोशिश रहती है न्यूज़ पिंच में कि हम सिर्फ़ खबरों के अलावा इतर भी आपको जो है कई सारी चीज़ें दें, आपको एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। तो और आज हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, जहाँ तक मेरे को जो अभी जानकारी मिली है। और हम इसके लिए भी आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लगातार हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको ताकत देता है, हमको हौसला देता है, हमको भरोसा देता है अच्छा जर्नलिज़्म करने के लिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।